इस प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे उन शख्सियात से जिन्होंने जन्म लिया इस धरती से। हम उनसे जानेंगे उनकी बेपनाह मेहनत और बेशुमार कामयाबियों के राज, और साथ ही करेंगे कुछ चुभते हुए सवालात। तो देखना ना भूलिएगा प्रोग्राम हीरोज ऑफ द सॉइल, सिर्फ ISP स्टूडियो पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हीरोज ऑफ द सॉइल के अगले एपिसोड के साथ मैं सैयद फरहान गिलानी आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन किराम, आज के जो हमारे मेहमान हैं उन्हें देख के लगता है कि टैलेंट नस्ल दर नस्ल मुंतकिल भी होता है। अगर मैं कहूँ कि इनहेरिटेड प्रॉपर्टी के साथ पैदा होने वाले मेरे आज के मेहमान दौरे हाजिर के बेहतरीन फ़नकारों में से एक फ़नकार हैं, तो ये मुबालगा राय पर मबनी नहीं होगा। उन्होंने बेपनाह अवार्ड जीते। उनके वालिद साहब ने तमगाए हुस्न कारकर्दगी सदारती अवार्ड जीता और उनके दादा अंग्रेज़ दौर में अपने फ़न के बलबूते पर जाने जाते थे। अगर मैं कहूँ कि उनके ख़ानदान का तूती हर जगह बोलता है तो ये कम नहीं होगा, बल्कि आप इस बात को तस्लीम करेंगे। मेरे आज के मेहमान अब्दुर्रहमान बिन मोहम्मद आशिक बिन अब्दुल्ला नक्काश हैं, जो कि पाकिस्तान में नक्काशी के हवाले से बहुत जाने जाते हैं। तो मैं आज के प्रोग्राम में वेलकम कहूँगा जनाब अब्दुर्रहमान नक्काश साहब को। वेलकम टू द शो नक्काश साहब। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। मैंने थोड़ा सा तारुफ आपका करवाया, तो मैं चाहूँगा आप अपने बारे में हमें ख़ुद भी बताएं। ऐसा है कि जैसे आप जानते हैं कि हमारा शहर मुल्तान या ये ख़ित्ता बहुत कदीमी शहर है, तो ये फ़न नक्काशी भी हमारे ख़ानदान में, यानी जब सूफिया भी इधर नहीं आए थे तो हम राजपूत चौहान हैं, तो हम कदीमी मुल्तान के रहने वाले और इसी फ़न से वाबस्ता थे। हमारे बुज़ुर्ग जो करते थे उस वक्त, ये जो राजपूत फैमिलीज़ या इनकी जो बड़ी बड़ी हवेलीज़, इनके ऊपर गीले प्लस्तर के ऊपर नक्काशी करते थे, जिसको आज हम अपनी ज़बान में फ्रेस्को वर्क कहते हैं। उसके अंदर जो रंग इस्तेमाल होते थे वो पत्थरों से निकाले जाते थे, पौधों से निकाले जाते थे। तो ये सिलसिला जब सूफिया कराम इधर आए, हम उनके हाथों मुसलमान हुए, और क्योंकि फ़न या आर्ट या क्राफ्ट वो किसी मज़हब से ताल्लुक़ नहीं रखती, उसका कोई मज़हब ही नहीं होता, तो वो एक इलाकाई पहचान होती है और वहाँ के लोग उसको पसंद करते हैं। तो ये फ़न हमारा जब सूफियों के साथ हम अटैच हुए तो इसमें और ख़ूबसूरती और नफासत आई जब सूफियों ने अपने मसाजिद, मकबरों पे, खनगाहों पे शुरू किया। फिर उसके बाद मुग़ल्स आए, उन्होंने अपने शाही किले बनाए, वहाँ पे किया। यानी हर अदवार के अंदर, हर दौर के अंदर ये फ़न सीना ब सीना मुंतकिल होता हुआ आज हमारे तक ज़िंदा है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन फ़र्क था ना, मुग़लों ने तो अपने आप को, अपने जानवरों को भी उजागर किया उस आर्ट के अंदर, जबकि जो सूफिया कराम थे वो तो इसके बरअक्स थे। वो तो ख़त्ताती की तरफ थे, कुरानी आयात की तरफ थे, बेल बूटों की तरफ थे। तो क्या फ़र्क महसूस करते हैं, किस में आपका ख़ानदान ज़्यादा बेहतर महसूस करता था? देखिए ना, जो पहला अदवार था, जैसे जब हम लोग हिंदू थे तो उसके अंदर जो मजहबी जगह थी वहाँ पे ज़ाहिर है उसको सजाया जाता था, फिर उनकी हवेलियों को। उसके बाद जब सूफ़ी आए, उन्होंने भी एक ख़ास पहचान को ज़िंदा रखा कि वहाँ के लोकल फूल, वहाँ के लोकल रंग। देखें, क्राफ्ट हमेशा ज़िंदा इसलिए रहती है कि उसका मटेरियल लोकल आपको मिले, या वहाँ की चीज़ ही आप पेंट करें, वहाँ की खुशबू आए उसमें। हाँ जी। तो वो ये फ़न ज़िंदा इसलिए रहा कि हमने अपनी लोकल जो यहाँ की जो थी बरसगीर पाक व हिंद के अंदर मुल्तान की जो ख़ास शनाख्त पहचान थी, हमारे बुज़ुर्ग और हम उसी को आज तक पेंट करते आ रहे हैं। तो इस वजह से तो इसकी अहमियत, इसकी खूबसूरती हर वक्त के साथ साथ चलती रही है और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह वो ज़िंदा है। नाज़रीन किराम, अब्दुर्रहमान साहब ने बहुत से अवार्ड जीते हैं। मैं उन्हें याद नहीं कर सकता था, तो मैंने सामने लिखे हुए हैं। पहले मैं आपको बताऊं कि उन्होंने कौन कौन से अवार्ड जीते हैं, फिर अब्दुर्रहमान साहब से गुफ्तगू करते हैं। अब्दुर्रहमान साहब ने जो अवार्ड जीते, नाज़रीन किराम, उन अवार्ड की तफसील मैं आपको बताता हूँ। अब्दुर्रहमान साहब ने लोक विरसा पाकिस्तान अवार्ड 1985 टू
ईयर 2000 कॉन्टिन्यूसली 16 ईयर विन किया और उसके बाद 2021 में भी विन किया। वर्कशॉप इन इंडिया अवार्ड 2004, सिल्क रूट फेस्टिवल 2001 एंड 2002, सराक अवार्ड 1992, एड एशिया इन लाहौर अवार्ड 1989, D8 अवार्ड इन इस्लामाबाद 1996, फर्स्ट इस्लामिक एग्जीबिशन इन इस्लामाबाद पाकिस्तान 1994, फर्स्ट अवार्ड ऑफ इर्सिका Mushtaq Festival 2011 in it was between 48 countries. Then first Arsika Award University International Festival 2015, Special Award Arsika Tabriz University International Festival 2017, Kamal Fan Gold Medal Government of Punjab Pakistan 2017, अवार्ड आरसी का बाकू अजरबैजान 2019। ये वो कुछ अवार्ड हैं जो प्रोमिनेंटली मैं आपको बता सकता था। इसके अलावा लातादाद अवार्ड जीते अब्दुर्रहमान साहब ने। सर, किस फन को करते हुए ज़्यादा खुशी महसूस होती है? काशीगिरी, नक्काशी, वो जो ग्लास वर्क होता है, उसे किसको आप ज़्यादा बेहतर महसूस करते हैं? आप कहते हैं हाँ ये है मेरा पसंद का। देखें, जो हमारी यहाँ की शनाख्त है वो एक्चुअली नक्काशी ही है जो सदियों से है, और उस नक्काशी के अंदर हम एक पैटर्न तैयार करते हैं जिसको हम हमा गुल कहते हैं। उस हमा गुल के अंदर मुल्तान के सारे फ्रूट, मुल्तान की सारी सब्ज़ियाँ, मुल्तान के सारे परिंदे और मुल्तान के सारे फूल, ये सारे उसमें एक गुलदस्ते के अंदर करते हैं। अच्छा, ये हमा गुल ईरान में भी तैयार होता है, इस्तांबुल में भी होता है, ताशकंद में भी होता है, मैंने देखा है वहाँ। तो वो वहाँ के जो लोकल जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई वो जो सकाफ़त है उसको उस पर पेंट करते हैं। तो हमारे उस्ताज़ा जो हैं वो उसको पेंट करते आ रहे हैं। तो बेसिक नक्काशी है। फिर जैसे मैंने आपको कहा कि सूफिया आए, उनके साथ अरब से लोग आए, फिर यहाँ पे काशी की टाइल भी शुरू हो गई। उस काशी की टाइल के अंदर आप देखते हैं नीला फिरोज़ी रंग, और वही काशी की टाइल अगर आप देखें सेंट्रल एशिया में या तुर्की के अंदर, उसमें नीला फिरोज़ी के साथ रेड भी है, ब्राउन भी है, गोल्डन भी है। तो मैंने अपने, क्योंकि मेरे उस्ताद मेरे बाबा थे, तो मैंने उनसे पूछा कि ये क्या वजह है कि आपने सिर्फ़, हमारे उस्ताज़ा ने नीला फिरोज़ी रंग इस्तेमाल किया है। तो बाबा ने मुझे बताया कि हमारे उस्ताद जो थे बुज़ुर्ग को बताते थे कि हमारा खित्ता बहुत गर्म है, टाइल बनाने की टेक्निक सेम वैसे ही है जैसे ईरान, सेंट्रल एशिया, दरिया की मट्टी से बनाना, ऊपर लेयर लगा के अस्तर उस्तर सब चीज़ सेम वही है, टेम्परेचर सेम वही है उसको पकाने का। लेकिन रंग उस्तादों ने ठंडे टाइम के उठाए। तो मैंने बाबा से फ़ौरन सवाल किया कि ठंडा टाइम तो, या ठंडी कलर तो ग्रीन है जिसको हम कहते हैं देखने से बड़ी ठंडक फील हो। उन्होंने कहा नहीं, जब आप सूरज गरूब हो रहा होता है सख्त गर्मी के अंदर, आप थर के अंदर हैं, रेगिस्तानी इलाके में हैं, सारा दिन टेम्परेचर हाई रहने के बाद, सूरज गरूब होने के बाद आसमान का रंग डार्क नीला होता है, और उस वक्त बहुत मौसम अच्छा हो चुका होता है। यानी रात की अंधेरी से कुछ देर पहले वो नीला रंग उठा के टाइल पे लगा दिया उस्ताज़ा ने। फिर उसी रात को गुज़रते हुए जब सुबह का सूरज निकलने से कुछ देर पहले आप आसमान को देखें तो लाइट फिरोज़ी रंग होता है। दोनों टाइम बहुत ठंडे और बड़े अच्छे टाइम हैं। तो उस टाइम को उठा के उस्तादों ने टाइल पे लगा दिया। अभी आप बुज़ुर्गान दीन की किसी भी जगह पे या मसाजिद पे जाके मुल्तानी टाइल को देखें, नीला, फिरोज़ी और सफ़ेद, तो आपको ठंडक फील होती है। इवन हमारी अजरक भी जो हमारे खित्ते की वो भी नीली है, उसके अंदर अजरक का लफ्ज़ भी नीला फिरोज़ी ही कहलाता है। आप लेकिन सिंध में अगर हम देखें तो वो इसे फॉलो नहीं करते जी। उनका जो कल्चर है उसमें ब्राउन आ गया, मैरून आ गया, ये कलर आ गया। हमारा जो टिपिकल, जो असल में पहले तो ये एक ही खिता था ना, तो सूफियों के आने के बाद जो अल्लाह के प्यारे लोग इधर आए, जिन्होंने यहाँ पे लोगों को मुसलमान भी किया, आर्ट एंड क्राफ्ट भी सिखाया, तो वो जब लाए नीला फिरोज़ी रंग वो अपने साथ लाए हैं वहाँ से। लेकिन यहाँ के उस्ताज़ा ने कमाल किया कि उसके अंदर भी फूल अपने ही ज़िंदा रखे जो सीना ब सीना कबल इस्लाम यहाँ थे, लेकिन उसके अंदर से तस्वीर हटा दी। लेकिन उस्ताज़ा ने जो मसाजिद और मकबरों के अलावा
जो उस वक्त जैसे अब ग़ुलाम फरीद साहब का जो रिहाइश थी नवाब बहालपुर ने बनाई हुई थी, उसके अंदर सारा हमागुल है, उसमें परिंदे भी हैं, फ्रूट भी हैं, वहाँ के सारी चीज़ें उन्होंने पेंट की हैं कि यानी फ़नून लतीफ़ा के साथ भी इस आर्ट को, नक्काशी को लेके चले हैं, और ये ख़ास एक जुज़ था यहाँ का। नाज़रीन किराम, वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम पता करेंगे नक्काश साहब से कि मुख्तलिफ सरबराहान ममलिकत से इनका वास्ता रहा, उनसे मुलाकात हुई तो किस सरबराह के साथ उनका एक्सपीरियंस किस किस्म का रहा। हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून टू ISP स्टूडियो। इस प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे उन शख्सियात से जिन्होंने जन्म लिया इस धरती से। हम उनसे जानेंगे उनकी बेपनाह मेहनत और बेशुमार कामयाबियों के राज, और साथ ही करेंगे कुछ चुभते हुए सवालात। तो देखना ना भूलिएगा प्रोग्राम हीरोज ऑफ द सॉइल, सिर्फ ISP स्टूडियो पर। Institute of Southern Punjab Multan, the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region. इस प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे उन शख्सियात से जिन्होंने जन्म लिया इस धरती से। हम उनसे जानेंगे उनकी बेपनाह मेहनत और बेशुमार कामयाबियों के राज, और साथ ही करेंगे कुछ चुभते हुए सवालात। तो देखना ना भूलिएगा प्रोग्राम हीरोज ऑफ द सॉइल, सिर्फ ISP स्टूडियो पर। वेलकम बैक नाज़रीन। आज के हमारे मेहमान हैं अब्दुल रहमान नक्काश साहब। उनसे हम बात कर रहे हैं उनके फ़न के बारे में। आपने मुख्तलिफ सरबराहान ममलिकत से अवार्ड हासिल किए, हिलरी क्लिंटन से आप मिले, फ्रांस के सदर से मिले, इवन इंडिया में आप अटल बिहारी वाजपेयी से मिले, आपने वहाँ पर भी अवार्ड जीता। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका मुख्तलिफ लोगों के साथ? बहुत अच्छा रहा, और उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा फ़ख्र फ़ील होता है कि मैं इस खित्ते में पैदा हुआ, जिसकी शनाख्त की वजह से आज मैं इन लोगों से मिल रहा हूँ। और यकीनन जैसे वाजपेयी हमारे इस खित्ते के थे। हमारे इस खित्ते के? हाँ, वो कैसे? मुल्तान के थे, वो शुजाबाद इलाके के, और उन्होंने स्टडी भी मुल्तान से ही हासिल की है। तो इस तरह जैसे मैं जब हिलरी क्लिंटन से मिला तो हमें कहा गया कि आप 2 से 3 मिनट होंगे। उस वक्त प्राइम मिनिस्टर बेनज़ीर साहबा थी, तो वहाँ पे सिर्फ वो मेरे पास 15 से 20 मिनट रुकी, और मोहतरमा ने बड़े अच्छे तरीके से उनको डिटेलन बताया कि ये क्राफ्ट है और ये नक्काशी है, ये आर्ट है। तो ऐसे ही जैसे फ्रांस के सदर से उस वक्त बाबा जिंदा थे, बाबा के साथ मैं था। फ्रांसवा मित्रा मेरा ख्याल है। हाँ जी, फ्रांसवा मित्रा, ये 89 की बात है, शालामार बाग लाहौर के अंदर आए थे वो। तो उनसे भी बड़ा अच्छा रहा। और उस वक्त जब बंदा या मैं पाकिस्तान से बाहर मैंने जब अवार्ड विन किए हैं, जैसे मैंने मस्कत से उस वक्त सुल्तान काबूस अवार्ड विन किया है, या मैंने UK से सिंबल ऑफ ग्लासगो विन किया है, वहाँ के लॉर्ड मेयर ने जब दिया। तो उस वक्त इतना फ़ख्र महसूस होता है, एक तो पाकिस्तानी होने पे, फिर मुल्तानी होने पे, फिर उसके बाद ये सबसे अहम बात कि मेरा अल्लाह ताला ने मुझे उस फैमिली में पैदा किया जिनकी नस्ल में सीना बसीना ये फ़न हमारे तक पहुँचा। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी फ़ख्र की बात होती है, बड़ी अच्छी फीलिंग होती है। आप ये नहीं समझते कि इस तरह पाकिस्तान अपनी एक्सपोर्ट बढ़ा सकता है? जब हमारे पास इतने अच्छे कारीगर मौजूद हैं, हम अच्छी चीज़ें बना सकते हैं, तो हम इसे एक्सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे? देखें, एक्सपोर्ट के लिए मैं कोई 32 मुल्कों में तो गया हूँ ना, तो उन्होंने अपने मुल्कों के अंदर एक चीज़ को अपने साथ अटैच किया है कि हम एक्सपोर्ट कैसे बनाएं क्राफ्ट को, क्योंकि क्राफ्ट एक ऐसी चीज़ है उसका कंपटीशन नहीं है।
अगर मिट्टी का बर्तन मुल्तान में तैयार होता है, अगर आप पाकिस्तान को देख लें, सिंध में भी तैयार होता है, बलूचिस्तान में भी तैयार होता है, या पख्तूनख्वा में भी तैयार होता है मिट्टी का बर्तन, और सब दरिया की मिट्टी से तैयार हो रहे हैं, लेकिन शेप सबकी मुख्तलिफ है। इट्स मीन के कंपटीशन नहीं है कि आप ऐसे यूनिकनेस है। हाँ जी, ऐसे ही जब आप इस प्रोडक्ट को लेके तुर्की जाते हैं, इस्तांबुल जाते हैं, नक्काशी वहाँ पे भी होती है, ईरान में भी होती है। तो जब आप यहाँ की शनाख्त लेके जाते हैं तो वो बिल्कुल मुख्तलिफ फ़ील होती है कि हाँ ये तो, अब जो तुर्किश लोग हैं उनके पास ऑलरेडी नक्काशी का कोई फ़न पा रहा है, जब वो हमारी नक्काशी देखते हैं वो ख़रीदने पे मजबूर हो जाते हैं, अप्रिशिएट करने पे मजबूर हो जाते हैं कि है नक्काशी वही, बेसिक एक है, टेक्निक एक है, लेकिन ये फूल और इनकी जो ज्योमेट्रिकल डिज़ाइनिंग है ये फ़र्क है। तो इस तरह अगर हमने एक्सपोर्ट बनानी है तो बहुत ज़रूरी है, जैसे तुर्की ने किया है, ताशकंद ने किया है, इंडिया ने, ईरान ने, उन्होंने क्या किया है कि आज से 40-45 साल पहले जितने उस्ताज़ा थे उनको एज ए प्रोफेसर यूनिवर्सिटी में बिठा दिया है, क्योंकि इन उस्ताज़ा पे जो सीना बसीना है, इनके पास बहुत आला मिनिएचर सिलेबस है, और उन उस्ताज़ा से कहा है कि आप ये हम आपका कोर्स में एज ए सब्जेक्ट लगा रहे हैं, आप इन बच्चों को कराएं। अब 40 साल बाद इस्तांबुल में जो मिट्टी का बॉल बनता है उसका वेट बहुत लाइट है, हमारा बॉल जो बन रहा है अभी तक उसका वज़न वैसे ही है। जब यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे आ गए, यूनिवर्सिटीज़ के लोग आ गए, तो उन्होंने उसमें चेंजिंग की कि जो ट्रेडिशन आर्ट है उसको साथ लेके चलें, लेकिन उसको बहुत अच्छा रिफाइंड किया, रंग को भी, शेप को भी। तो उसके बाद आज वो लाखों अरबों डॉलर्स कमा रहे हैं एक्सपोर्ट पे। और सबसे अहम चीज़ कि जब वो स्किल जितनी बढ़ेगी आप हर ऑर्डर टाइम पे दे सकते हैं। तो हमारे यहाँ क्या लोग अभी इस तरफ नहीं आ रहे कि वो भी ये काम सीखें? नहीं, लोग आना चाह रहे हैं, लेकिन प्रॉपर कोई यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कुछ, अब बच्चे हमें कहते हैं, अब प्रिंस चार्ल्स आर्ट एंड क्राफ्ट स्कूल लंदन, वहाँ वर्कशॉप दी है, वहाँ से बाकायदा स्टूडेंट आते हैं हमारे साथ, थीसिस करते हैं, वर्कशॉप्स करते हैं। ऐसे ही NCA लाहौर से आते हैं, या इंडस वैली कराची से आते हैं, चाइना की यूनिवर्सिटी से आते हैं, सिंगापुर यूनिवर्सिटी से आते हैं, इस्तांबुल यूनिवर्सिटी से आते हैं, USA से आते हैं, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से। तो वो बच्चे आके यहाँ हमारे साथ, क्योंकि हमारा जो रंग बनाने का तरीका है वो वही है कि आप नेचुरल, उसमें कोई केमिकल नहीं। जैसे आपको चाहिए अपना प्याज के छिलके में से हम लाइट कॉपर कलर निकालते हैं, बिल्कुल लाइट पेप्सी कलर, बड़ा बेहतरीन छिलके में सब देखें, वो आप खा पी सकते हैं। उसमें अगर आप कहीं पेंटिंग भी बनाते हैं तो उसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई केमिकल। फूड ग्रेड हो गया ये। हाँ जी। इसी तरह पत्थरों में से रंग निकालना, यानी आपने संग सब्ज़ को लेके उसको भट्टी में आप 150 पे जब आप बेक करते हैं वो पाउडर की शक्ल में हो जाता है, भारी पत्थर अलहदा, ये इसको फिर आप रिफाइंड करके पीस के आप वो इस्तेमाल करते हैं दीवारों पे। केसरों के फूलों से रंग निकालना, हल्दी में से रंग निकालना, और जैसे इंडिको का पौधा हमारे इस खित्ते का ख़ास पौधा था, तो वो बनाना। अब बाहर की दुनिया में मैंने देखा है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर उन्होंने पार्क बना दिए हैं जहाँ ये चीज़ें वो उगा रहे हैं, स्टूडेंट्स वहीं से वो चीज़ निकालते हैं, उसमें से वो पेंट का तरीका, रंग बनाते हैं, कपड़ों पे डाई कर रहे हैं, यही नेचुरल डाइज। जापान के अंदर जो हमारे मुल्क में होता है काम, जिसे हम कहते हैं बांधने वाला काम, तो वो वहाँ पे होता है अभी तक नेचुरल डाइज के साथ। इंडिको पौधा वहाँ उगाते हैं। तो हमारे अंदर अभी तक पाकिस्तान में कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं यहाँ पे जो ट्रेडिशनल आर्ट एंड क्राफ्ट पढ़ाया जाए, बल्कि बाहर की यूनिवर्सिटीज़ हमें बुलाती हैं, वो इसी पे सिर्फ हमारे से क्लास और वर्कशॉप देती हैं। मैं ग्लासगो यूनिवर्सिटी में था, तो मेरा लेक्चर हो रहा हो तो एक प्रोफेसर उठी तो एक बुक लेके आई, तो उसके अंदर जो मैं उन्हें बता रहा था कि ग्रीन रंग ऐसे बनता है, प्याज के छिलके से रंग ऐसे निकालते हैं, तो फिर उसको हम रिफाइंड करके उसमें ये चीज़ मिक्स करके, गम ट्री मिक्स करके फिर हम नक्काशी करते हैं, और वो आज 400 साल गुजरने के बाद भी वो सही खड़ी है। तो वो कहती है कि ये यहाँ पे हमारे कुछ स्कॉलर गए हैं, आर्ट स्कॉलर मुल्तान,
ठीक है। और वो हुसैनागई गए हैं, कमंगरान स्ट्रीट में एक उस्ताद खुदाबख्श बैठे हैं, उनके साथ उनके बेटे उस्ताद अब्दुल्ला बैठे हैं, और उनके वालिद उस्ताद खुदाबख्श के उस्ताद अल्लाह बख्श बैठे हुए हैं। ये 3 नस्ल बैठी हुई हैं। तो अब्दुल्ला जो हैं उस्ताद, वो बहुत छोटी उम्र के हैं, अभी 10 साल के हैं, वो बाबा के साथ बैठे हैं, बाबा अपने वालिद के साथ बैठा है, यानी 3 नस्ल बैठ के। और उन्होंने जो उस्ताद खुदाबख्श ने जो रंग का फार्मूला बताया, सेम वही है आप जो बता रहे हैं। तो ये कौन है? मैंने कहा ये मेरे दादा के वालिद हैं। तो अब वो अपनी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर उन्होंने प्रिजर्व किया हुआ है इस चीज़ को कि ये जो कलर के तरीके हैं वो हमें बुलाते हैं कि आप वही फार्मूले कराएं, या वो अब करा भी रहे हैं। और इस टाइम दुनिया में बहुत कामयाब मतलब हम कैसे थे, चिराग के लिए अंधेरा, कि हमारे पास चिराग होने के बावजूद हम अभी तक डार्कनेस में हैं। हाँ, तो आप क्या समझते हैं, क्यों नहीं यूनिवर्सिटीज़ इस तरफ आ रही? मुझे नहीं समझ आ रही। अभी मैं उधर था, एक यूनिवर्सिटी में था इधर बाको, अज़रबैजान के अंदर। वहाँ पे मुल्तानी सराह है जो यहाँ से 400 साल पहले उस वक्त के जो वहाँ के जो थे हुकूमत ने बुलाया, यहाँ से दस्तकार गए कोई, वहाँ पे उन्होंने एक बहुत खूबसूरत सराह बनाई, क्राफ्ट बाज़ार था, यानी उसमें दस्तकारियों की चीज़ें भी हैं। वो सराह की बिल्डिंग अभी मौजूद है, उसके बाहर लिखा है मुल्तानी सराह, ताकि हमारे लोग ये फ़न सीखें, वहाँ के लोकल लोग। मुल्तान में ये भी खसूसियत थी कि मुल्तान के जो महल्ले हैं वो क्राफ्ट के नाम पे हैं। महल्ला कमंगरान, महल्ला दरखानों वाला, महल्ला काशीगरा, महल्ला कुम्हारों वाला। इसके अंदर अगर आप 50 साल पीछे जाकर रिसर्च करें, आप देखेंगे ये पूरी यूनिवर्सिटीज़ थी कि अगर वहाँ कोई बच्चा पैदा हुआ है तो महल्ला कुम्हारों वालों में, तो वो 18 साल का जब हुआ है तो वो बेहतरीन कुम्हार था कि वो व्हील के ऊपर आपको यानी इतनी प्यारी चीज़ बनाता था कि आप उसे 100 बनवा लें सेम साइज़। तो इट्स मीन कि वो उसने डॉक्टरेट कर ली उस फन में। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये चीज़ें अगर हम हमारे यूनिवर्सिटीज़ वाले ये सोच लें कि वेस्टर्न आर्ट के साथ अगर अब हम बाहर जाते हैं तो, या यहाँ के स्टूडेंट जो जाते हैं एमफिल करने के लिए, उनको वो कहते हैं कि आप अपनी रवायती आर्ट क्यों नहीं पढ़ के आए, आप हमारा आर्ट पढ़ के आए, वेस्टर्न आर्ट, वो तो हम यहाँ आपको करा देते। आप वहाँ से आए थे, आपने ग्रेजुएट किया है या एमफिल किया है, तो आप उस आर्ट में करके आते जो वहाँ की ट्रेडिशन है। हम आपके एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाते, वेस्टर्न आर्ट हम आपको यहाँ पर आ देते। तो ये अगर हमारी यूनिवर्सिटीज़ अभी भी उस्ताज़ा बहुत कम रह गए हैं पूरे मुल्क में, अगर उनको ये तवज्जो दे तो ये हमारे फ़नून, अब आप देखें जितनी हमारी बिल्डिंग्स हैं, ताजमहल को देख लें, कुतुब मीनार देख लें, मुल्तान में शाह गर्देज़ देख लें, या गिलानी फैमिलीज़ के जितने मकबरे और मसाजिद हैं या इनके तालीमी इदारे हैं, उनके अंदर आपको लोकल क्राफ्ट नज़र आएगी। अब जो नई बिल्डिंग बन रही है उनमें नहीं है। मुल्तान का खित्ता ब्लू ठंडे रंग का है, सिंध में जबकि वो मैरून कलर ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो वो क्या उसे ठंडा गर्म, ये किस लिए वो कलर यूज़ करते हैं? एक्चुअली आप जब समंदर के करीब जाते हैं ना, वहाँ मौसम काफ़ी बेहतर है, वहाँ गर्मी कम टाइम होती है और इतनी हाई टेम्परेचर पे नहीं जाती, तो इसलिए वहाँ पे उस्तादों ने उस काशी के अंदर पीला भी ब्राउन भी इस्तेमाल किया है। जैसे आप सिंध से इधर मुल्तान की तरफ आएँ तो वो नीला, फिरोज़ी और वाइट तीसरे कलर पे नहीं गए। हाँ, वही जब आप टाइल को अंदर जाके देखते हैं बिल्डिंग को, उसके अंदर उस्तादों ने वही ऑरेंज कलर भी है, येलो भी है, रेड भी है, और यानी मैं आपको वो टिपिकल नाम लूँ जो हमारे बुज़ुर्ग लेते थे, जैसे लार्ज बर्थ कलर को नीला कलर है, रेड सेना जिसे हम लाल कलर को कहते हैं, शिंगरफ वो भी लाल कलर की एक है, संदूरी कलर हो गया, पीला कलर जिसे हम कहते हैं केसरों के फूलों से निकालना, और जैसे वो अपना इंडिको में से जामनी कलर निकालना। तो ये हमारे टिपिकल नेम हैं। फूलों के नाम भी आयरिश का फूल है, जैसे जंबक का फूल है, या सोसन है जिसको हम कहते हैं, तो वो नाम भी सीना बसीना ज़िंदा है। नाज़रीन किराम, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हम पता करेंगे अब्दुल रहमान नक्काश साहब से कि हम अपने तालिब इल्म को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं कि वो इस फ़न की तरफ आएँ और अपने इस
मिरास को लेकर आगे चलें और दुनिया में ना सिर्फ पहचान बनाएं बल्कि पाकिस्तान को इसकी मदद से ज़र मुबादला कमाने का ज़रिया भी मुहैया करें। तो हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। इस प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे उन शख्सियात से जिन्होंने जन्म लिया इस धरती से। हम उनसे जानेंगे उनकी बेपनाह मेहनत और बेशुमार कामयाबियों के राज, और साथ ही करेंगे कुछ चुभते हुए सवालात। तो देखना ना भूलिएगा प्रोग्राम हीरोज ऑफ द सॉइल, सिर्फ ISP स्टूडियो पर। Institute of Southern Punjab Multan, the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region. इस प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे उन शख्सियात से जिन्होंने जन्म लिया इस धरती से। हम उनसे जानेंगे उनकी बेपनाह मेहनत और बेशुमार कामयाबियों के राज, और साथ ही करेंगे कुछ चुभते हुए सवालात। तो देखना ना भूलिएगा प्रोग्राम हीरोज ऑफ द सॉइल, सिर्फ ISP स्टूडियो पर। वेलकम बैक नाजरीन। आज के हमारे मेहमान हैं अब्दुल रहमान नक्काश साहब, जिनसे हम उनके फ़न के बारे में पता कर रहे हैं। नक्काश साहब, मुझे ये बात बताइए कि आप ये समझते हैं कि अगर हमारे तालिब इल्म इस तरफ आएँ तो पाकिस्तान का ना सिर्फ नाम बना सकते हैं बल्कि ज़र मुबादला भी कमा सकते हैं? जी, यकीनन ये मिसालें हमारे सामने हैं। आप उज़्बेकिस्तान को देख लें, तुर्की इस्तांबुल को देख लें, ईरान को देख लें, इंडिया को देख लें। यानी दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने जब एज़ ए कोर्स ये हिस्सा बनाया है तो उसके बाद वो बच्चे फ़ारिग होने के बाद अच्छा भला बिज़नेस ले रहे हैं, मुल्क के लिए फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। और आप उनका चेक कर सकते हैं ऑनलाइन, गूगल पे भी दे सकते हैं। वो उस 20 साल पहले क्राफ्ट कैसे थी, अब वो कैसे ले आए। मुझे एक वर्कशॉप में मुझे याद है कि ब्लॉक प्रिंटिंग का शोबा पूरी दुनिया में है, छपाई वाला। तो वहाँ पे टेक्सटाइल आ गई, प्रिंटिंग शुरू हो गया। तो वो ब्लॉक के लोग फ़ारिग हो रहे थे जो ठप्पे बनाते हैं। तो वहाँ के लोगों ने क्या किया कि वहाँ के डिज़ाइनर्स ने क्या किया, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया कि उन्होंने देखा कि 500 फैमिली थी जो ये ठप्पे बनाती थी। अब कहीं 20-30 फैमिलीज़ रह गई हैं, पिछले 20 साल में वो ख़त्म हो रहे थे। उन्होंने वही ठप्पे वाला डिज़ाइन टेबल टॉप पे शुरू कर दिया, छोटे छोटे ज्वेलरी बॉक्स पे बना के वो डिज़ाइन, वो ठप्पे वाला डिज़ाइन। क्योंकि अब देखें, हम पाकिस्तान की मिसाल दूँ, चिनौट में बड़ी अच्छी कार्विंग होती है जी, वो पूरी दुनिया में हमारी पहचान है। अगर हम उसी बॉक्स पे जो यहाँ के लोकल ठप्पे का डिज़ाइन है यहाँ पे भी ख़त्म हो रहा है, वही डिज़ाइन अगर हम उन्हीं उस्तादों से बनवाएं जो ठप्पे का डिज़ाइन करते हैं, आप देखेंगे कि आप मजबूर हो जाएंगे। आपके पास अगर चिनोटी बॉक्स है तो आप कहेंगे कि ये मैं ब्लॉक प्रिंटिंग वाला ठप्पे वाला डिज़ाइन भी ख़रीद लूँ। तो ये चीज़ें होती हैं कि अच्छा, ये ऐसे होती हैं कि जब आप यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बच्चों को ये इस पे थीसिस देते हैं, इस पे पेपर देते हैं, रीजनल क्राफ्ट पढ़ाते हैं या ट्रेडिशनल क्राफ्ट पढ़ाते हैं, तो ये चीज़ें उस वक्त प्रमोट होती हैं। अब मैंने बाको में देखा कि उन्होंने क्या किया हुआ है, वो कोई लंबे यूनिट्स, बड़े यूनिट्स नहीं बनाते। जैसे कोई बच्चा फ़ारिग हुआ है उसको छोटा सा एक स्टूडियो दे देते हैं उसी के शोबे का जिसमें उन्होंने तालीम हासिल की। वो कहते हैं जी आप प्रोडक्ट बनाएं और सेल आउट करें, और एज ए स्टूडेंट भी वो बिज़नेस की तरफ उन्हें ले जाते हैं कि भाई जैसे मग है, आप बना रहे हैं तो इस पे आप अपनी ट्रेडिशनल डिज़ाइन बनाएं, मग को और बेहतर करें। तो वो बनाने के बाद जब वो यूनिवर्सिटी या स्कूल से फ़ारिग होते हैं उनके लिए छोटा सा एक स्टूडियो। अच्छा, वो फिर क्या करते हैं कि उस स्टूडियो के साथ वो 2-3 स्टूडेंट और भी अटैच करते हैं। उनका वो एक रेगुलर क्लास है और वो सीनियर वो प्रोडक्ट भी बना रहा होता है, सेल कर रहा होता है,
और वो जो बच्चे हैं वो काम सीख रहे होते हैं, सबका फ़ायदा हो रहा है। फ़ायदा होता है। ये एक प्रैक्टिकल कोर्स है आर्ट एंड क्राफ्ट, आप उनको स्टडी ज़रूर करें। आप अपनी क्राफ्ट को फ़ख्र के साथ दुनिया में पेश करें, म्यूज़ियम में रखें, अपनी एम्बेसीज़ में रखें, अच्छी बात है। जैसे इस्लामाबाद एयरपोर्ट है, हमने नूरजहां बिलग्रामी के साथ मिलके किया है, तो हमने हर गेट के ऊपर, यानी वहाँ पे 3 गेट मुल्तान के बनाए, इस्लामाबाद एयरपोर्ट। इस्लामाबाद एयरपोर्ट। ऐसे ही आप देखेंगे वहाँ गिलगित का भी है, स्कर्दू का भी है, सिंध का भी है, हर इलाके का एक एक गेट डिज़ाइन किया गया है कि मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों में वो एक बहुत अच्छा म्यूज़ियम है, बहुत अच्छी बात। लेकिन जब ये चीज़ें हमने बनाना शुरू की तो हमें वो दस्तकार नहीं मिल रहे थे। अगर ये यूनिवर्सिटीज़ में ऐसे कोर्स होते तो हम इन यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे उठा के उनसे करवा सकते थे। तो अब आप ये समझते हैं कि दस्तकार जो हैं वो इनहेरिटेड पैदा नहीं होंगे, यूनिवर्सिटीज़ को उसमें हिस्सा लेना पड़ेगा। यकीनन। आपने अपने साहबजादे को काम सिखाया? जी, मेरा बेटा माशाल्लाह 10 साल का है और वो अभी से प्रैक्टिस शुरू की हुई है उसने। अच्छा, एक और चीज़ बहुत अच्छी बाबा ने की, ये उनकी ज़िंदगी का बाकमाल। आपके कज़न्स भी करते हैं? हाँ जी, मेरे कज़न, मेरे सारे भाई, मेरी बहनें, बल्कि मेरी दादी, मेरी वालदा भी नक्काश थी, तो वो करते हैं लेकिन छोड़ जाते हैं। क्यों? हाँ, उसकी वजह ये कि मेहनत से घबरा जाते हैं। आप ये समझते हैं मेहनत जितनी करते हैं उसका रिवॉर्ड नहीं मिलता? यकीनन। जब आप देखें ना कि आप ऐसे मुल्क में रहते हो यहाँ पे लोकल चीज़ को पसंद ना किया जाता हो, यानी अब नई नस्ल वो उसकी तरफ हमने उनको यानी उस तरफ लाए नहीं, तो वो कैसे पसंद करेंगे। मौजूदा हुकूमत तो ज़ोर दे रही है कि आप इम्पोर्टेड चीज़ें नहीं, अपनी चीज़ें इस्तेमाल करें, तो कोई फ़र्क महसूस हुआ है आपको? देखें सर, यकीनन बाहर से हमें ऑर्डर भी आ रहे होते हैं लेकिन हम टाइम पे नहीं दे पाते। उसकी क्या वजह? हमारे पास स्किल नहीं है ना। जैसे तो आप ये चाहते हैं कि हमारे जैसे इदारे आपके साथ मिलके स्किल प्रोड्यूस करें ताकि आप ऑर्डर्स को भी देख सकें और जो बच्चे आपकी मदद करें वो भी अच्छा कमा सकें? सर बहुत आला बात है अगर ऐसा हो जाए। ये यानी हम नया काम नहीं कर रहे होंगे, हमारे पास दुनिया की मिसालें हैं, उन्होंने किया है, तो वो आजकल अपने फ़न में बहुत अरूज पे हैं। तो फिर हमारे यहाँ पर फैशन डिज़ाइनिंग को देखते हैं, हमारे हैं यहाँ पर अच्छे साहब है, उनका नाम है नज़र अब्बास काज़मी। तो आप काज़मी साहब से मिले हैं? काज़मी साहब ने आपको अभी तक इनवाइट क्यों नहीं किया? नहीं, उन्होंने किया है मुझे इनवाइट। तो फिर आप क्यों नहीं आए? ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी में हम इकट्ठे रहे हैं MCA में, यहाँ के लिए भी उन्होंने मुझे इनवाइट किया है। कुछ मेरी पाकिस्तान से बाहर मसरूफियात थी, क्योंकि मुझे साल में 2-3 दफ़ा मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में जाके इसी पे वर्कशॉप देनी होती हैं। उन्होंने मुझे इनवाइट किया है। वो तो अक्सर यही सोचते हैं कि जो लोकल क्राफ्ट और आर्ट को बचाया जाए, लेकिन देखें 1-2 गिलासें वर्कशॉपों से बात नहीं बनती। जी नहीं बनती, लेकिन वो देखें ना, वो कहते हैं मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल, लोग मिलते हैं गए, कारवां बनता गया। सुभान अल्लाह। आप आएंगे, हम इंशाल्लाह आपके साथ एथलीट लगाएंगे जो आपके साथ भागना शुरू करेंगे इंशाल्लाह। मैं ये देख रहा था अब्दुल रहमान साहब, आप माशाल्लाह कुछ लेकर आए हुए फन पारे, तो हमारे नाज़रीन को प्लीज़ दिखाएं और उन्हें बताएं ये क्या चीज़ है और किस पे बने हुए हैं। अच्छा, ये एक्चुअली जब हम पाकिस्तान से बाहर जाते हैं ना, ये हमारा असल काम तो टाइल और बिल्डिंग का है ना जी, लेकिन वो ले जाना, ट्रांसपोर्ट करना मुश्किल होता है, तो फिर हम इस किस्म के पीस मेटल पे, कैनवस पे, वुडन पे तैयार करके ले जाते हैं जिसको कैरी करना आसान हो, डैमेज ना हो। एक्चुअली इसमें हम वो अपने फूल दिखा रहे होते हैं जो हमारे ख़ास मुल्तान के हैं। ये देखें ना, ये अनार का फूल है, ये गुलाब का है, ये देखें ये कचनाल का है, ये ऐरिश का फूल है, ये चंबेली का फूल है। तो ये उस्तादों ने वो ही फूल यहाँ के जो है ना उसको डिज़ाइन किया हुआ है। और इसमें आप देखेंगे इसका वो उस्तादों ने टाइल बनाने का तरीका इतना पोषण करते हैं तो वो सारा रिपीट होता है। इसमें अब जो जितने फूल होंगे यहाँ के हैं, यानी ये ईरान, सेंट्रल एशिया या तुर्की या वहाँ की कापी नहीं है, ये ख़ास हमारे मुल्तान के फूल हैं। इसमें जैसे अब आप ये देखते हैं कि ये जो डिज़ाइन है ये हर तरफ रिपीट होता है, इस तरफ से भी, लेफ़्ट राइट अप एंड डाउन हर तरफ से रिपीट होता है।
यानी ये आप पूरे फ्लोर पे या पूरी सीलिंग पे आप ये डिज़ाइन रिपीट कर सकते हैं। इसमें भी उस्तादों ने देखा ना बहुत वाज़े आपको ये कचनाल यहाँ की ख़ास एक सब्ज़ी है, जब खुल जाती है सेम इसी शक्ल की होती है। ये अनार का है, ये गुलाब का फूल है, तो ये उस्तादों ने दिखाए हैं। लेकिन आपने हमारा एक फूल मिस कर दिया इसमें। ये गजरे का फूल है जो पीला आप देखते हैं। जी जी जी, लेकिन मैं आपको कहूँगा आपने हमारा एक फूल मिस कर दिया इसमें, वो है गोभी का फूल। हाँ, वो भी हमारी ख़ास जो हम पैटर्न हो काफ़ी बड़ा, जैसे हम ग्लाउस में वो हम बनाते हैं। अच्छा बनाते हैं। हाँ। मैंने कहा गोभी का फूल भी मजाक कह रहा था कि गोभी का फूल। देखें जी, गोभी का फूल भी ना, वो कहते हैं महबूबा को अगर अब आपने फूल देना तो गुलाब का नहीं गोभी का दें, वो खुश भी हो जाएगी, घर जाके पका भी लेगी। यानी 2 in 1 हो गया, 2 in 1 जैसे हालात चल रहे हैं ना उस हिसाब से। सही, अच्छी बात है। अक्सर मुल्कों में मैंने देखा है उन्होंने अपनी क्राफ्ट को ना अपनी आर्ट काउंसिल्स के अंदर इस तरह उन्होंने इन किया है कि डॉक्टर्स बाकायदा कहते हैं कि आप अगर किसी परेशानी में हैं या काम से थके हुए हैं, आप जाके ना व्हील पे काम करें, कैनवस पे कोई पेंटिंग करें, कुछ भी करें। और ख़ास तौर पे जो कैलीग्राफी है, जैसे ईरान है, तुर्की है, अरब मुल्क हैं, वहाँ तो कैलीग्राफी कोर्स का हिस्सा है बाकायदा। तो ये चीज़ें की जाएं तो बहुत आला चीज़ हो कि आप देखेंगे ये फ़नून ज़िंदा हो जाएंगे। पाकिस्तान में आप इसका मुस्तकबिल क्या देखते हैं? बकाया ममालिक में तो आपने बताया जैसे उज़्बेकिस्तान, चाइना, रशिया, इंडिया, ईरान, इसमें तो आप देख रहे हैं कि फ्लरिश कर रहा है, मुस्तकबिल ताबनाक है। पाकिस्तान में क्या समझते हैं आप? देखें, लोग तो हमारे यकीनन यहाँ टैलेंटेड हैं, हमारे नौजवान बहुत ज़्यादा ज़हीन हैं, इनसे हमें रोशनी फ़ील होती है। जब इन नौजवानों को कभी कभार थीसिस में आ जाता है कि आर्ट एंड क्राफ्ट या नक्काशी पे जाके करें, तो बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, लेकिन ये कोई मकसद पूरा नहीं हो रहा। जो यानी अगर हमारे तक पहुंचा है या किस तरह पहुंचा है, वो चीज़ यहाँ स्टॉप हो रही है। उसको चलाने के लिए बेहतरीन तरीका वही है कि आप इन बच्चों को इन्वॉल्व करें, फैमिलीज़ को इन्वॉल्व करें। अब मैं तुनिस था तो मैंने वहाँ देखा कि वहाँ गिलास फैक्ट्री थी, गिलास के मुख्तलिफ शीशे के ना बिल्कुल ताज़ी चीज़ें आपके सामने तैयार होती हैं। वो फिर सांस के साथ प्रोडक्ट को ना बड़ा छोटा करते हैं, पाइप में से आप हवा दे के ना। अच्छा, वो क्या होता था कि आप प्रोडक्ट ख़रीदें और ताज़ी बनवाएं। उसमें लोग क्या करते हैं, अपनी वीडियो स्नैप्स बना रहे होते हैं, वो फिर उन टूलों को ना उनके साथ मिलके ना जल्दी ये कर नहीं सकते अगर हम भी ये ऑफ़र करें तो। हाँ, बिल्कुल हो सकता है। नहीं, आप इतनी तेज़ी से पेंट कर लेंगे? मैं हाँ, ऐसा होता है ना कि कुछ क्राफ्ट ऐसी हैं जो अनकम्प्लीट होती हैं, आप आते हैं, आप कुछ साथ करते हैं और एज ए गिफ्ट आप ले जाते हैं, परचेज़ करके ले जाते हैं। जब आप अपने ड्राइंग रूम में रखते हैं, आप सबको बता रहे होते हैं, देखें जी ये जो क्राफ्ट है वुडन की तैयार थी, लेकिन एक पत्ती मैंने भी बनाई थी। ये असल तरीका है प्रमोशन का, प्रोडक्ट का ना, कि आप इन्वॉल्व हों ज़हनी तौर पे भी। और जब आप इन्वॉल्व होते हैं तो फिर जब वो चीज़ आपके ड्राइंग रूम में रखी तो आप 10 लोगों को दिखा रहे होते हैं। वो ट्यूनिस में मैंने देखा कि मैंने भी एक बनाया, क्योंकि गिलास की प्रोडक्ट तो विद इन 10 मिनट तैयार हो जाती है, ठंडी होके वो तैयार। तो मैं अब लाया हूँ तो मैं हर एक को दिखाता हूँ, देखो जी मैंने ट्यूनिस किया तो मैंने ये देखिए ये मैंने खुद किया था वहाँ। तो ये क्या है, प्रमोशन है आर्ट की। हाँ, आप बाहर से कोई, ये तो हमारे मुल्क में है कि जैसे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है या बेनज़ीर साहबा थी या मियाँ नवाज शरीफ साहब, जब भी कोई प्रेसिडेंट आए तो उनको कैमल लैम्प या मुल्तान की प्रोडक्ट उनको या कारपेट पेश करते हैं, अच्छा अमल है। हम चाहते हैं कि एम्बेसीज़ के अंदर भी ये सिलसिला शुरू हो। जितनी हमारी एम्बेसीज़ हैं, कोई बाहर से आए या हमारे एम्बेसडर साहबान किसी वहाँ के प्रेसिडेंट को मिलने जाते हैं तो उनको क्राफ्ट गिफ्ट, या इवन वहाँ की किसी यूनिवर्सिटी कॉन्वोकेशन या किसी जगह भी जाते हैं एक बड़े फंक्शन के अंदर, तो वहाँ जाके एग्जिबिट करें अपने प्रोडक्ट्स। यकीनन, और ये दुनिया कर रही है, हम कोई नई चीज़ नहीं करेंगे, वो करके उन्होंने अपने आर्ट एंड क्राफ्ट को बचा भी लिया और बहुत अच्छी शक्ल में। नाज़रीन किराम, गुफ्तगू का सिलसिला तो चाहते थे कि यूँ ही जारी रहे, लेकिन हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। अपने प्रोग्राम के अख्ताम पे मैं अब्दुल रहमान नक्काश साहब से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि हम आएँ, हमारे बच्चों को वर्कशॉप्स दें ताकि वो इस फ़न को सीखें, उनके अंदर शौक़ पैदा हो
और पाकिस्तान में ये आर्ट अपने जवाल के बजाय दोबारा से अरूज की तरफ जाना शुरू हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में किसी और शख्सियत के साथ हाजिर खिदमत होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, ISP पाइंदाबाद। इस प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे उन शख्सियात से जिन्होंने जन्म लिया इस धरती से। हम उनसे जानेंगे उनकी बेपनाह मेहनत और बेशुमार कामयाबियों के राज, और साथ ही करेंगे कुछ चुभते हुए सवालात। तो देखना ना भूलिएगा प्रोग्राम हीरोज ऑफ द सॉइल, सिर्फ ISP स्टूडियो।